हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन फिजिक्स बाय सीपी तक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपके कक्षा 10 के आरबीएससी बोर्ड की अभी परीक्षा जारी है। कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान और गणित की परीक्षा भी बाकी है। जो अगर बात की जाए कक्षा 10 के गणित के पेपर की, तो गणित का पेपर 30 जून को आपका पेपर होने वाला है। तो अब देखिए, आज हो चुकी है दोस्तों 26 जून, ठीक है। 26, 27, 28, 29, 30, यानी आज के ठीक 5वें दिन आपके गणित की परीक्षा है। अब बच्चों के मन में संशय है कि किन प्रश्नों को अच्छे से तैयार किया जाए जिनके द्वारा अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त किए जाए, क्योंकि अब अपने पास में वो दिन तो है नहीं, इतना टाइम भी नहीं है कि हम प्रत्येक चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर। अब जरूरत है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, और इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर जब परीक्षा देने जाते हैं तो आपकी परीक्षा का परिणाम भी उतना ही अच्छा ही रहेगा। कक्षा 10 का जो बोर्ड की परीक्षा है वो अब होने वाली है और होगी, ये तो सत्यापित है कि अब होगी परीक्षा, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन तो निकल गए कि अब परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा पोस्टपोन होगी, तो जितना होना था हो लिया। अब क्या होगा दोस्तों, अब आपको सभी प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे और आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का व्हाट्सअप जो भी मेरे से पर्सनल कॉन्टैक्ट में है, जो मेरी ऑनलाइन क्लासेज में है, उन सभी स्टूडेंट्स का संशय था सर कुछ क्वेश्चन ऐसे दीजिए आप 50-60 क्वेश्चन जिनको हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के बाद हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम दोस्तों इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समावेश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं गणित की परीक्षा में तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है दोस्तों। एक सेकंड भी आपने स्किप किया ये आपका नुकसान है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। ये हेलो प्यारे बच्चों, तो आपके सामने आपको कक्षा 10 गणित की किताब सामने दिख रही है, पुस्तिका, ठीक है। अब उस पुस्तिका में हम बात करते हैं तो हमारे कौन कौन से चैप्टर्स इसमें आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर हम एक बार सिलेबस पर नज़र करते हैं तो सिलेबस पे देखिए पाठ्यक्रम समिति में अपना नाम भी है ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम के अंदर आपके कुल मिलाकर 9 इकाइयाँ हैं। 9 इकाइयों में से सबसे पहली इकाई वैदिक गणित है। वैदिक गणित के 4 प्रश्न आते हैं दोस्तों। कितने प्रश्न आते हैं? 4 प्रश्न। संख्या पद्धति के यहाँ पर 3 प्रश्न आएंगे। बीजी गणित के 12 प्रश्न यानी 12 अंकों के प्रश्न आएंगे। त्रिकोणमिति के 11 अंकों के प्रश्न आएंगे। निर्देशांक ज्यामिति के आपके कुल 6 अंकों के प्रश्न आएंगे। और ज्यामिति के 20, देखो ज्यामिति एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसके 20 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। अगर बात करें हम क्षेत्रमिति की तो क्षेत्रमिति के हमारे 10 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। सांख्यिकी तथा प्रायिकता ये दोनों मिलाकर 10 अंकों की है, ठीक है। सांख्यिकी अकेली 6 अंकों की प्रश्नावली है और प्रायिकता की बात की जाए तो प्रायिकता 4 अंकों की है। सड़क सुरक्षा से संबंधित भी आपके 4 प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी आपके लिए इकाई इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक हर चैप्टर में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं वैदिक गणित की। तो वैदिक गणित के अंदर केवल आपकी एक प्रश्नावली है, ठीक है। मैं एक बार इसको निकाल देता हूँ, स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद ये कंप्लीट हुआ आपका स्क्रॉलिंग, बिकॉज ये कुल मिला के आपके 17 पेज नंबर पर है, ठीक है। इसको अपन ने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में दोस्तों ये हमारे पास में ये प्रश्नावली आ चुकी है इसकी, चैप्टर के सेकंड लास्ट पेज पर है प्रश्नावली इसकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है। ये रहा है, जिसमें प्रश्नावली 1 दे रखी है। तो प्रश्नावली 1 के अंदर जो प्रश्न है वो कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न निकलम विधि से भाग दीजिए। इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको बहुत इजीली कवर हो जाएगा। 1013 में जब 88 का आप डिवीज़न लगाते हैं, ठीक है, किसके भाग लगाना है? 1013 में 88 का भाग लगाना है, ठीक है। तो निकलम विधि से भाग देने में निकलम विधि को आप अच्छे से कर लें। निकलम विधि का एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें बड़े अंकों की, ठीक है, बड़े अंकों के अंदर देखिए दोस्तों मोस्टली वर्ग का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रश्नावली को आपको छोड़ना नहीं है, एक एक प्रश्न सभी के करके रखें आप। क्यों? क्योंकि कभी छोटा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बड़ा निकल कर आने वाला है। तो दैट्स वाई हमें एक भी पॉइंट को अगर छोड़ दिया तो दोस्तों इसमें हमारा ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो वर्ग का एक क्वेश्चन जरूर करें, निकलम विधि का एक क्वेश्चन कर लें। अब बात करते हैं हम घनफल की, तो घनफल के लिए एक प्रश्न जरूर करें यहाँ पे, जहाँ पर देखिए दोस्तों 4 प्रश्न दे रखे हैं। 15, 91, 32 और 208 का हमें घनफल ज्ञात करना है। तो इसमें से आप 2 अंकों का एक प्रश्न कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 को कर लीजिए आप, और क्वेश्चन नंबर 11 को कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज 2 अंकों का प्रश्न भी पूछा जा सकता है और 3 अंकों का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर अंक जो बात करें हम, इकाई अंक यहाँ पे कितने? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारा 32 दे रखा है जो 2 अंकों की संख्या है, और 208 3 अंकों की संख्या है। तो तीनों कर लीजिए आप। फिर आते हैं हम दोजांक विधि पर, ठीक है। दोजांक विधि एक अच्छी विधि है दोस्तों। इससे एक मतलब लास्ट के जो 2 प्रश्न हैं उनसे आपके बड़े क्वेश्चन निकलने की संभावना है। तो 2 प्रश्न आएंगे,
बिकॉज ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये जो पूरा चैप्टर है वो 4 अंकों का है। जब 4 अंकों का चैप्टर है तो 2% निकल कर आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर 1% छोटा आएगा और 1% बड़ा आएगा। तो बड़े प्रश्न के अंदर हम बात करते हैं ध्वजांक विधि से भाग दीजिए, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से आप इसमें भी आप 2% कर लीजिए, एक तो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लीजिए आप और क्वेश्चन नंबर 15 कर लीजिए। ये दोनों प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही साथ में जो परावर्ती आधारित विधि से हमें भाग देना है, तो भाग से संबंधित कुल मिलाकर यहाँ पे 4% दे रखे हैं। कितने परसेंट दे रखे हैं दोस्तों? 4% है। तो 4% में से आप कोई भी 2% कर लीजिए। एक आप क्वेश्चन नंबर 19 कर लीजिए, एक आप कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 और एक कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। और यहाँ से आपके प्रश्न निकल के आएंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम अभ्यास अध्याय 2 की। तो अध्याय 2 जो है आपका संख्या पद्धति है, और संख्या पद्धति से संबंधित आपके 3 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। कितने अंकों के प्रश्न आएंगे दोस्तों? 3 अंकों के प्रश्न आएंगे, ठीक है। और 3 अंकों के प्रश्न, अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से, एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हमें HCF निकालना, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ के साथ ही यहाँ पे 2 संख्या है, मीन्स आपको अंश बटा हर के अंदर कोई संख्या दे रखी होगी, उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। और ये भी बताना हो सकता है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो ये भी एक बहुत ईजी चैप्टर है और आराम से 3 अंक इसके प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मैं चैप्टर निकाल देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ। ये आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वास्तविक संख्या है, ठीक है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर वास्तविक संख्या यानी इसकी जो इकाई का नाम है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का ही ये पार्ट है। और इसकी मैं प्रश्नावली की बात करूँ तो दोस्तों हम इसकी प्रश्नावली पर आ जाते हैं। इसकी प्रश्नावली दोस्तों यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मीन्स वास्तविक संख्या है, इनके लिए एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संबंधित प्रश्न आता है, साथ के साथ ही एक प्रश्न इससे निकल के आ सकता है कि कोई संख्या दे रखी होगी, उससे परिमेय और अपरिमेय सिद्ध कीजिए। मोस्टली अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सिलेबस में यही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के आपके 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 ये कुल मिला के इसमें 4 प्रश्नमाला हैं, ठीक है। तो हम पहली प्रश्नमाला पहुँच जाते हैं। तो पहली प्रश्नमाला जो दे रखी है आपको, यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। थोड़ा सा मैं ऊपर हो जाता हूँ, ठीक है। चलो ये कैमरा को अपन ऊपर ले लेते हैं, ये आ गया यहाँ पर। तो दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8³ + 1 के रूप में होता है। देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा रहने दें, अगर आपका अच्छे से क्लियर है तो इसको आप अच्छे से क्लियर करें। जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है या थोड़े से एवरेज स्टूडेंट है, वो इस क्वेश्चन को स्किप करके आप दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है, ये वैसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। इनमें से कोई भी एक प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपने एक प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिया, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से, तो आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो नए स्टूडेंट है जो सिर्फ अभी ये सोच के चल रहे हैं कि यार पास कैसे होना है, या हम ये कहते हैं कि 60 to 70 वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए ये थोड़े से क्वेश्चन टिपिकल पड़ते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपको बिल्कुल अच्छे से कंटेस्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF ज्ञात करने के लिए इसके लिए यहाँ पर आप कोई भी 2 संख्या पूछ ली जाएगी, 2 संख्याओं के अंदर से आप कोई भी, देखिए दोस्तों ये बहुत इजी है, दैट्स वाई यहाँ पे 2 या 3 प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। फिर भी हम बात कर रहे हैं एग्जाम के बिहाफ से, तो एक तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लें आप, ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। ये 2 प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लें। ये 2 प्रश्न आपने अच्छे से तैयार करके अगले यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन प्रमेय को तैयार कर लिया, तो ये अंक आपका कहीं नहीं गया। और इस प्रश्नावली में एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, ये कन्फर्म में आपसे HCF पूछा जाएगा, ठीक है। 99% चांस है कि HCF पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 2.2 की। स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ मैं। प्रश्नावली 2.2 पर आते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, कुछ उदाहरण हमारे लिए बहुत ईजी है। उदाहरण से हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यहाँ पर आपके अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए छोटी क्लासों में आपने पढ़ाया, जिसमें अभाज्य विधि द्वारा HCF और LCM भी ज्ञात किया जाते हैं। और एक प्रमेय यहाँ पर काम में आता है, HCF और LCM के मध्य संबंध होता है, ठीक है। HCF × LCM = 2 संख्याओं का गुणनफल, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर काम आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी प्रश्नावली पर आ जाते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 ये रही दोस्तों। तो 2.2 के अंदर जो पहला प्रश्न दे रखा है वो निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये मोस्टली देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर HCF, LCM और पूर्णांकों का गुणनफल, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लें।
ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को आपको बिल्कुल अच्छे से कवर करना है और इसके 3 प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों, तीनों ही आपको तैयार करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी एक ऐसा प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तीन संख्याएं दे रखी होती है और इनका HCF और LCM ज्ञात करना होता है। HCF मीन्स महत्तम समापवर्तक और LCM मीन्स लघुत्तम समापवर्तक। तो इसमें से आप कोई भी 2 प्रश्न अच्छे से तैयार कर लें। इसमें से अगर बात की जाए तो एक तो क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से तैयार कर लें और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से तैयार कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को आप अच्छे से तैयार कर लें, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक दोस्तों, अब इनमें से क्या हो सकता है, एक प्रश्न ऐसा ही पूछा जा सकता है जिसमें आपको कोई लैंग्वेज दे दे। ठीक है, तो लैंग्वेज से संबंधित अगर आपने HCF निकालने की दोनों विधियाँ मीन्स एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, HCF LCM का जो संबंध है उससे संबंधित प्रश्न और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF अगर निकालना आपको अच्छे से आ गया तो ये आपके लिए बहुत ईजी है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 2.3 की। तो प्रश्नावली 2.3 के अंदर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कोई भी आपको एक संख्या दे रखी होगी उसे अपरिमेय सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जैसे उदाहरण के अंदर सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टेप फिक्स है यहाँ पर, इसके लिए कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले उसको A/B के बराबर करना है, पहले उसको परिमेय मानना है, मानने के बाद में 2-3 स्टेप हैं इसके, उसमें आप इसको कवर करके लास्ट जो स्टेप आ जाएगा ये एक विरोधाभास है अतः। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आपने उसको सिद्ध किया और लास्ट में वो इक्वल टू किसी अंडर रूट की संख्या के बराबर आ जाएगा। और अंडर रूट के अंदर कोई पर्टिकुलर संख्या होती है तो वो कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो स्टेप फिक्स है, इसका नंबर कहीं नहीं जाने वाला। इसके क्वेश्चन आपके 3 नंबर का क्वेश्चन जब पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर तो आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लें, स्टेप फिक्स है इसके। तो 2 प्रश्न हो सकते हैं इसके, एक तो कोई भी एक संख्या दे रखी होगी जैसे 7√5 और दूसरा प्रश्न हो सकता है जिसमें 5 + √2 प्लस माइनस वाला, ये 2 ही प्रश्न है आपके सिलेबस के अंदर, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं। देखिए दोस्तों, उदाहरण संख्या 2 सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें, ये प्रश्नावली आपके अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 2 प्रश्न आप 2 प्रश्नों के स्टेप याद कर लें बस। ठीक है, ये अच्छे से कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इसी के ही प्रश्नमाला 2.3 की। 2.3 में वैसे ही प्रश्न दिखेंगे आपको। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो दे रखा है, प्रमाणित कीजिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। पूरे स्टेप वैसे वैसे आपने अगर दोनों एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 यानी दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, इवन कोई भी टीचर, ऐसा दुनिया के अंदर ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको उसके मार्क्स काट ले। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 2.4 की। तो प्रश्नावली 2.4 दोस्तों अशांत दशमलव प्रसार से संबंधित है। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर बटा में 2 और 5 के गुणज के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या है, ध्यान दें 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या अगर बटा में हो तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है। तो इसको आप अच्छे से, एक आध क्वेश्चन इसको आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो दोस्तों इसके मार्क्स आपके कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे आप इनमें से कौन से क्वेश्चन को करना पसंद करेंगे, तो 2 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लें इसके। 2 क्वेश्चन कौन कौन से दोस्तों, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लें आप। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 और साथ के साथ ही आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी मिला लें। 3 क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर इसका 7 कर लीजिए। ये 3 प्रश्न आपने अच्छे से कवर कर लिया। इनमें से आपके ये तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम निम्नलिखित संख्याओं के बारे में। ये बताइए कि ये शांत है अशांत है। ठीक है, तो जब आप इसके हर के गुणज करेंगे और अंश और हर के दोनों को गुणनखंड करने होंगे और अगर हर में अंततः 2 और 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य संख्या मिलती है तो इनका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी प्रश्नावली है, अच्छे से आप इसको टैकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे प्रश्नावली की। ठीक है, तीसरी प्रश्नावली जो है आपकी बीज गणित से संबंधित है, जिसका पहला भाग दे रखा है आपको बहुपद। ठीक है, तो बहुपद आपका पहला है और इसके अंदर कुल मिला के आपके बीजीय व्यंजक से संबंधित 30 प्रश्न यहाँ पर आपके है 2 और एक तीसरी प्रश्नावली से, यानी 3 आपके अध्याय हैं, जिसमें से एक बहुपद है, दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण एवं समीकाएँ हैं और साथ के साथ तीसरा है आपके समांतर श्रेणी। तो समांतर यानी बीजीय व्यंजक, जहाँ पे आपको x, y, z, a, n ऐसे कुछ चर दिख जाएं। चर किन्हें कहते हैं दोस्तों, जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता है, उन्हें चर कहा जाता है। ठीक है, तो उससे संबंधित प्रश्न होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला है आपके वास्तविक संख्या। अब देखिए बीजीय गणित का पहला है बहुपद
बहुपद जो है आपके 4 अंकों का, कितने अंकों का है? 4 अंकों का है। तो इसमें आपको शून्यांक ज्ञात करने होते हैं। क्या ज्ञात करने होते हैं? शून्यांक। तो आपकी प्रश्नावली निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपके आगे तीसरी प्रश्नावली जो है बहुपद से संबंधित, ठीक है। बहुपद के अंदर आपको सबसे पहले शून्यांक निकालने होंगे। शून्यांक में क्या होता है? कोई भी आपको एक बहुपद दे रखा हो, बहुपद मीन्स जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, उसको बराबर करते हैं हम 0 के, और ऐसे चर यानी चर का एक ऐसा मान निकालते हैं जिसे समीकरण में रखने पर हमें 0 प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? 0 प्राप्त हो जाए। तो हम उसको जब शून्यांक निकालना होता है अपोजिटली करते हैं उसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर उदाहरण संख्या 1 देखिए, यहाँ पे द्विघात बहुपद, अच्छा मैं यहाँ पे लाइनिंग अंडरलाइन भी कर देता हूँ साथ के साथ ही, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक एवं गुणकों के मध्य संबंध की सत्यता भी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लें। कौन सा प्रश्न? उदाहरण संख्या 1। ये एक प्रश्न इससे संबंधित और एक प्रश्न में और बताऊंगा, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों को आप जब तैयार कर लोगे तो आपके मार्क्स शून्यांक में से कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे =0 करके इसके गुणनखंड करने होंगे आपको, ठीक है। जब गुणनखंड करोगे तो उसको जैसे 0 के बराबर, पहली चीज़ तो आपको जब इसका शून्यांक निकालना है तो बराबर करना होगा 0 के। 0 करने के पश्चात आपको गुणनखंड निकालने हैं, और गुणनखंड निकालने के बाद आपके इसके 2 शून्यांक। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको समीकरण दिख रहा है, इसमें बहुपद की अधिकतम घात देखिए क्या है दोस्तों, अधिकतम घात है 2। अधिकतम घात कितनी दिख रही है? 2। मीन्स इसके शून्यांक भी कितने होने वाले दोस्तों? 2 शून्यांक होने वाले हैं। कितने शून्यांक होने वाले हैं? 2 शून्यांक होने वाले हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, जस्ट ए मिनट, ठीक है। ये प्रश्न आपको अच्छे से दिख रहा है, स्लाइड को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर तो x² की फॉर्म में दिख रहा है आपको, मीन्स यहाँ पे 2 शून्यांक होने वाले हैं। अगर यहाँ पे घात 3 होती तो शून्यांक कितने होते? 3 होते। अगर घात कितनी होती? 4, तो इससे शून्यांक भी कितने होते? 4 होते, ठीक है। जितनी ज़्यादा घात होगी किसी चर की उतने ही ज़्यादा शून्यांक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घात 2 थी इसलिए यहाँ पर 2 शून्यांक निकल जाएंगे इसके। दोनों शून्यांक निकलने के बाद में यहाँ पर 2 संबंध होते हैं दोस्तों। एक तो होता है गुणनफल वाला संबंध, एक होता है योगफल वाला संबंध, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, ठीक है। मैं अपनी स्लाइड को इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गई क्लियर। साथ के साथ ही एक उदाहरण संख्या 3 जिसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। पहले क्या था? एक क्वेश्चन था जिसमें आपको बहुपद दे रखा था, शून्यांक ज्ञात करने थे, और एक क्वेश्चन उसका बिल्कुल अपोजिट आ सकता है, जो क्या हो सकता है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। दोनों में से एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। मैं बात कर रहा हूँ उदाहरण संख्या 3 की। बहुत ईजी है दोस्तों, आपको संबंध पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे शून्यांकों का योग के लिए क्या हो जाएगा? -b/a हो जाएगा। ऐसे ही शून्यांकों गुणनफल के लिए भी एक संबंध है, ठीक है। उसको आप कवर कर लोगे, c/a की फॉर्म में होता है, ठीक है। यानी α + β = -b/a और α × β = c/a, ठीक है। तो उदाहरण संख्या 3 को आप अच्छे से कवर कर लें, दोनों में से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 1 और 2। अब बात करते हैं इसकी अगली प्रश्नावली की। अगली प्रश्नावली दोस्तों एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मीन्स एक प्रश्न आपको किससे मिलने वाला है? शून्यांक निकालने से संबंधित। दूसरा हो सकता है कि आपको शून्यांकों के योग और शून्यांकों को गुणनफल दे रखा है और बहुपद ज्ञात करना है। और एक प्रश्न जो तीसरा इसमें से आ सकता है वो आता है भाग विधि वाला। और भाग विधि के अंदर 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लें। एक आप कर लीजिए दोस्तों उदाहरण संख्या 4 कर लीजिए। कौन सा? उदाहरण संख्या 4, जिसमें आपको विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके बहुपद, देखिए दोस्तों यहाँ पे px दे रखा है x⁴ -3x² + 4x + 5 को gx का भाग लगाना है। gx का मान दे रखा है x² + 1 - x, और इसका भाग देने के बाद हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे तो ये पूरा भाग देने की पूरी एक प्रॉपर विधि होती है, ठीक है, जिसमें आपको जो भी अधिकतम घात वाला जो पद होता है उसको हमें विलोपित करना होता है, मीन्स उसको घटाना होता है, ठीक है। तो उस प्रकार से भाग दिया जाता है, और भाग देने के बाद में लास्ट में जो शेषफल बचता है वो तो हो जाएगा शेषफल, और भाग देने के बाद जो सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट के अंदर जो आप भागफल लिखते हैं वो भागफल है, और दोनों के मध्य एक संबंध भी होता है, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक प्रश्न हो गया। और एक प्रश्न और कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों इसके अंदर, वो देखिए कौन सा है। एक तो भाग विधि हो गया, भाग विधि संबंधित हो गया, और एक प्रश्न और जो आने वाला है, देखिए इसकी प्रश्नावली निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। ये प्रश्नावली 3 द्विघात समीकरण सरल कीजिए, जस्ट ए मिनट। ओके 3.2 हमारी कहीं विलोपित हो चुकी है, जस्ट ए मिनट। 3.2 को निकाल लेते हैं हम, कहाँ जाएगी भाग कर, हमसे बच के चली जाएगी। ये
तो प्रश्नावली 3.2 इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुल मिलाकर 4 ऐसे प्रश्न दिए जिसमें भागफल मतलब भाग देना है और भाग देने के बाद में भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई से भी 2 प्रश्न कर लीजिए। मीन्स एक तो आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए इसका फर्स्ट का, और एक कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और साथ के साथ इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है दोस्तों, वो दिख नहीं रहा, कहा गया, ये रहा। ठीक है, मैं थोड़ा स्लाइड को नीचे कर देता हूँ। चलो ठीक है, मैं खुद ही नीचे हो जाता हूँ। कहा गया भाई, मैं कहूँ मैं ऊपर हूँ, मैं हो गया नीचे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 के बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx क्रम से x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है। बहुपद gx ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर इस तीसरी प्रश्नावली में आपको पूरे अंक चाहिए दोस्तों, तो मैंने आपको 3.1 के अंदर 2 प्रश्न बताए थे, 3.2 के अंदर 2 प्रश्न बताए थे, और 3.3 यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए आप। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन कर लीजिए। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपके बहुपद के सारे अंक ये ले लेगा। ठीक है, 2 प्रश्न आने होते हैं, एक प्रश्न ये आ जाएगा, एक मीन्स 3 नंबर का प्रश्न ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, और 1 नंबर का कोई छोटा प्रश्न दे देगा आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगली प्रश्नावली पर। तो अगली प्रश्नावली के अंदर हमें जांच करनी होती है कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, उसकी जांच करनी होती है। तो आपका गुणा अच्छा होना चाहिए। देखिए, जब बीजीय व्यंजक और बीज गणित की आप बात करते हैं तो आपके जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये बहुत अच्छे होने चाहिए। ये जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का खेल है, पूरा सारा खेल इसका है प्लस माइनस का। ठीक है, प्लस प्लस माइनस, बहुत बार क्या करते हैं, प्लस प्लस माइनस कर दिया, माइनस प्लस माइनस कर दिया, तो ये सब सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी बीजीय व्यंजक की गणित जो है वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स जोड़ने पर क्या होता है, गुणा करने पर क्या होता है, भाग करने पर क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साधारण गुणा करना है बीजीय व्यंजकों के, और गुणा करने के बाद अगर अंततः आपको चर की घात 2 मिल जाती है, चर की घात कितनी मिल जाती है, 2, तब तो वो हो जाता है द्विघात समीकरण। और चर की घात अगर 3 हो जाती है तो वो हो जाता है त्रिघात समीकरण। चर की कोई घात नहीं है, इसका मतलब चर की घात 1 है, तो उसे बोलते हैं हम रेखिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण। ठीक है, और जितनी ज़्यादा घात होगी, यानी 4 घात हो जाती है, उसको चतुर्थ घात समीकरण बोल देंगे हम लोग। ठीक है, और गुणनखंड विधि से निम्नलिखित जो सरल करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इनको गुणनखंड करना है। ठीक है, और गुणनखंड करने के लिए एक विधि और है दोस्तों, जिससे संबंधित प्रश्नावली इसकी अगली प्रश्नावली, जिसमें पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि है। तो यहाँ पर आप गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित को सरल करने के लिए इसके अंदर से आपके दो प्रश्नों को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए, क्योंकि ये अंडर रूट में है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे साधारण क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और हल्का सा टिपिकल कर दिया जाए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को आप कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को आपको सॉल्व करके इन सबके गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि द्वारा हल। ठीक है, तो वो अगली प्रश्नावली में आ जाएगा हमारे। ठीक है, मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ, ये हो गई स्लाइड क्लियर। अब आ जाते हैं हम अगली प्रश्नावली पर। तो अगली प्रश्नावली के अंदर आपके द्विघात समीकरणों को सरल करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र का, श्रीधर आचार्य क्या नाम है इनका, श्रीधर आचार्य का सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर से 2 प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों, दोनों को करना है आपको, और 3 प्रश्न देख लीजिए दोस्तों इसके। ठीक है, 3 क्वेश्चन ही बताऊंगा, 3 क्वेश्चन से आपको 3.4 क्लियर हो जाएगी। एक फर्स्ट है आपका पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। तो इसमें से आप एक क्वेश्चन रूट वाला ले लीजिए दोस्तों, एक आपका क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए, और एक क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, जिनको 100 नंबर की उम्मीद है दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लीजिए। ये 3 प्रश्न आप करके थे, मैं दोनों मार्क्स बताऊंगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, जो एवरेज स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, और साथ के साथ जिनको और अच्छा ग्रो करना है, जिनकी उम्मीद है कि मुझे मोर देन 90 मार्क्स एग्जाम में लाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या है थोड़ा सा राउंड करके कर दूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लीजिए आप। ठीक है, और जिन पर टिक किया हुआ है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए है, मेरे जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए, और जो 100 में से 100 प्राप्त करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा गरीब बच्चों के लिए भी मार्क्स छोड़ देना। चलिए, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य सूत्र विधि द्वारा द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मीन्स यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र का हमें प्रयोग करना है।
जो क्या होता है किसी भी चर के लिए, जैसे हमें x हमारा चर है तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका हमें प्रयोग करना है। और इनमें से आप कोई भी 2% कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 3% बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 2% और एक तीसरा, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल साधारण बच्चे हो या कैसे बच्चे हो, आप एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो, क्वेश्चन नंबर 6 को जरूर करें, क्योंकि ये बटा की फॉर्म में है। पहले इसको गुणा करके आपको इसको सरल करना पड़ेगा, रैखिक रूप में लेकर आना पड़ेगा इसको, ठीक है, लीनियर फॉर्म के अंदर, उसके बाद इसको सरल करना है। एक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए और एक क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आप अच्छे से क्लियर कर जाओ, लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है दोस्तों, तो अगर आपको विधि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है अगर वो आता है तो आप नीचे वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर स्लाइड को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर आपको 3, 4 और 5 दे रखें। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप समीकरण बनाने हैं हमें, ठीक है, क्रमागत है, यानी एक को अगर आप x मानते हो तो दूसरी संख्या को आपको x + 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। इनके वर्गों का योग 290 है, तो आपका समीकरण हो जाएगा x² + x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। इसको आपको सॉल्व करने के बाद में x का मान ज्ञात करना है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ऊपर वर्गों का योग था, नीचे वर्गों का अंतर, इसको भी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, एक संबंध और दे रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो एक संबंध यहाँ से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 16, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 नॉर्मल क्वेश्चन हैं, ठीक है। लैंग्वेज है, बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि उनसे समीकरण नहीं बनते। तो इन 3 के समीकरण बना लीजिए और ऊपर वाले क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लिए, तो उनकी विधि यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, द्विघात समीकरण वाली। और मोस्टली यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र बहुत अच्छा पड़ता है, ठीक है। गुणनखंड विधि के अंदर अगर आपको कोई समीकरण दे देता है और हल ये पूछता है कि उसके हल ज्ञात कीजिए और द्विघात समीकरण है, तो आप निसंकोच श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग कीजिए। साधारण बच्चों के लिए ये एक रामबाण है, ठीक है, जो सूत्र आपको नीचे दिख रहा होगा दोस्तों, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगली प्रश्नावली की। तो यहाँ पर आपके अगली प्रश्नावली कौन सी है, बीजी व्यंजक मीन्स LCM HCF से संबंधित है, ठीक है। हम प्रश्नावली पर आ जाते हैं। तो प्रश्नावली 3.6 जो कि एक लास्ट प्रश्नावली है, ये भी एक बहुत अच्छी प्रश्नावली है। आपको पता है तीसरी प्रश्नावली जो कि 4 अंकों की है, तो इनमें से LCM HCF वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जो बच्चों के लिए हल्के से आपको ही लगता होगा ये हार्ड है, बट ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आपको कॉमन निकालना अच्छे से आना चाहिए। आप अगर उभयनिष्ठ संख्याओं को निकालने में अगर पारंगत हैं तो आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 प्रश्न अच्छे से तैयार कर लीजिए। इन 2 प्रश्नों को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके गुणनखंड से संबंधित LCM और HCF आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित व्यंजकों के मैसेप ज्ञात कीजिए, तो मैसेप भी ज्ञात किया जा सकता है। LCM के अंदर कॉमन निकालने के बाद जो शेष बच गया उनको भी लेना होता है, और मैसेप के अंदर केवल कॉमन को लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप कौन कौन से प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए और साथ के साथ ही आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए। ये 2 प्रश्न आपके लिए सफिशिएंट होंगे, इन 2 को आप अच्छे से तैयार कर लें। और साथ ही साथ ही एक लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, आप क्वेश्चन नंबर 4 को बिल्कुल ना छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना ही करना है, और जो जिनको लगता है कि इन क्वेश्चन को वो नहीं छेड़ सकते तो वो ना करें। ये एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको इसको करने में, इसको समझने में अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है, वैसे समझ में आ जाएगा ईजिली, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, मैं हल्का सा आपको रिव्यू दे देता हूँ इसका। 2 व्यंजकों का गुणनफल दे रखा है x-7 और दूसरा दे रखा है x² + 8x + 12 है। यदि इन व्यंजकों का मैसेप है यानी HCF ज्ञात किया जाता है तो x + 6 है, तो इसका LCM ज्ञात कीजिए। तो इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप वो संबंध लगा सकते हैं, HCF × LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, और इससे सरल कीजिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दैट्स इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है। विविध प्रश्नावली है, हम विविध को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, ये तो हमारा विविध हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो दोस्तों वो आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरणों से संबंधित है। इसका मैंने वीडियो भी कंप्लीट बना रखा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए आपको सबसे पहले
ये पता होना चाहिए एक्स और वाई का मान निकालना होता है। दो चर मीन्स यहाँ पे एक्स और वाई की फॉर्म में मोस्टली आपको क्वेश्चन मिलते हैं। एक्स और वाई दोनों चर हैं। चर वह राशियाँ होती है जिनका हमें मान पता नहीं होता। तो इसके अंदर जो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं हम, ठीक है। जो इसका पहला प्रश्न दे रखा है, कहा गया अपना प्रश्नावली का, देखिए दोस्तों अपन ग्राफ पर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से ले लेते हैं। एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, तो उदाहरण संख्या 5 को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। यहाँ पर आपको समीकरण दे रखा है, समीकरणों को सरल करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सारे फंडे मिल जाएंगे। इसमें आप कॉमन निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत इजी से इजी ट्रिक्स का लगा सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट दे रखा है 2x + 4y = 10, तो ध्यान से देखोगे तो आपको तीनों पदों के अंदर कॉमन दिखाई दे रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो बचेगा वो बचेगा x + 2y = 5। ऐसे ही नीचे वाले के अंदर से भी कॉमन निकल जाएगा दोस्तों। 3x + 6y = 12 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जब x को आप 3 को कॉमन ले लेंगे तो x + 2y = 6 बन जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं ग्राफ विधि करने के लिए, देखिए दोस्तों, जो पूरा क्वेश्चन है इसके अंदर हमें ग्राफ विधि भी लगानी है। तो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले आपको x और y के मान निकालने होते हैं। तो एक मान तो आपका जैसे x की फॉर्म में रख दिया, ठीक है। x y बराबर या x बराबर समथिंग कुछ, आप देखो किसी भी एक चर के बराबर करना पड़ेगा आपको। तो एक मान तो आपका सीधा 0 रखने पर आ जाएगा, ठीक है। और रखने पर आपके सारणी बन जाती है। और इसके बाद में आपको ग्राफ बनाने होते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 के लिए थोड़ा सा ये हिडन हो रखा है यार, ये दिख नहीं रहा है। हल्का से जूम करूँ क्या? तेरी ये तो ब्लर हो गया, मीन्स हमारी जो PDF फॉर्मेट है उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। बट जब आप समीकरण 1 का निकालोगे तो समीकरण 2 का भी निकाल लोगे। और प्रत्येक समीकरण की एक रेखा होती है, तो दोनों समीकरण की आप रेखा बनाओगे, तो जब इसकी रेखा बनाते हैं तो दोनों रेखा कैसे हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। समांतर हो गई, इसका मतलब ये है कि इनका कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया प्रश्न, ठीक है। उदाहरण 5 को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अच्छे से कवर करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपकी प्रश्नावली का एक प्रश्न ये है जो आपकी सभी प्रश्नों का जवाब दे देगा, ठीक है। अब बात करते हैं, हम प्रश्नावली पर आते हैं। तो उदाहरण संख्या 6 में भी ये लपड़ा दिखे, कुछ चीज़ ब्लर हो रखी है। अब देखिए दोस्तों, ये जो सारणी दे रखी है इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये सारणी आपके तैयार हो गई तो आप ये बता सकते हैं कि कोई समीकरण संगत है या असंगत है। वो दोनों रेखा है, जब आपको पता है कि प्रत्येक रेखा की मीन्स प्रत्येक समीकरण की एक रेखा होती है, और वो रेखा जब दूसरी रेखा के साथ में मिलती है तो हो सकता है कि वो समांतर हो या एक बिंदु प्रतिच्छेद करे। तो ये हमारे को कंसेप्ट इसमें मिलने वाले। तो ये जो 3 जो आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें तुलनात्मक रूप से एक सारणी दे रखी है दोस्तों, इसको आप अच्छे से तैयार करें, ठीक है। जिसके अंदर 3 आपको दिए हैं, 1, 2 और 3, जिसमें आपके 3 संबंध लगते हैं। A1/A2 = B1/B2 होगा तो 2 केस होंगे इसके कि C1/C2 बराबर है या नहीं है। उससे आपको समांतर रेखा और एक दूसरे पर आरोपित रेखा मिल जाएगी। एक तो समांतर और साथ ही एक दूसरे के ऊपर आरोपित, ठीक है। दोनों ही संगत, दोनों में से जिसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है वो संगत हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर सभी हल प्राप्त हो जाते हैं। जब हल प्राप्त होते हैं उसके संगत बोलते हैं अपन, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो फर्स्ट के अंदर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इस केस के अंदर आपको ये केस भी अच्छा है। मोस्टली क्वेश्चन जिसके हल निकलते हैं वो इसी से होते हैं, जब आपको 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, और अद्वितीय हल होता है, नहीं एक हल होगा। इन दोनों समीकरणों को जब सरल किया जाता है तो एक हल हमें प्राप्त होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है जो उदाहरण संख्या 2 दे रखा है, जिसमें 2x + y, सेकेंड नंबर की बात करने अपन। तो यहाँ पर जो संबंध हमारा जो लगने वाला है इसके अंदर क्या हो जाएगा? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1/C2 के। इस केस के अंदर रेखाएं वो कैसी होगी? समांतर होगी, और समांतर रेखाओं का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ ही एक तीसरा पॉइंट है जिसके अंदर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो जाता है। इस केस के अंदर दोनों रेखाएं कैसे हो जाती है? संपाती होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर आरोपित होती है। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर आरोपित होगी तो कैसे हल होंगे? अनेक हल प्राप्त होंगे। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि अनंत हल प्राप्त होंगे, यानी प्रत्येक बिंदु हल होगा। यानी किसी भी समीकरण का कोई भी बिंदु निकालो वो दूसरे समीकरण के लिए भी क्या होगा? हल होगा, ठीक है। तो जब हमें हल प्राप्त होते हैं, देखिए किस किस में हल प्राप्त हो रहे हैं। एक तो फर्स्ट पॉइंट में हल प्राप्त हो रहा है और एक थर्ड पॉइंट में हल प्राप्त हो रहा है। तो जिसमें हल प्राप्त हो रहा है उसे हम संगत युग्म कहते हैं। कैसे यहाँ युग्म बोलते हैं? संगत युग्म। और जिसमें हल प्राप्त नहीं होता उसे
असंगत युग्म कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन जो सेकंड पॉइंट है वो असंगत युग्म का है, और पहला और तीसरा जो पॉइंट है वो कैसा है, संगत युग्म वाला है। तो आइए हम प्रश्नावली पर आते हैं। तो जब आप इसकी प्रश्नावली पर आएंगे तो प्रश्नावली पर जो पहला प्रश्न है, कहाँ गई हमारी प्रश्नावली, आ जाओ भाई, पेज बहुत सारे है ना, ग्राफिकल मेथड है, एक प्रश्नावली है, आप इसमें से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, A1 बटा A2 B1 बटा B2 तथा C1 तथा C2 की तुलना करके बताइए कि ये संगत है या असंगत है। मीन्स अगर हल निकल जाएगा तो संगत हो जाएगा, और हल नहीं निकलेगा तो असंगत हो जाएगा। तो आप इसमें से एक तो क्वेश्चन नंबर 1 को तैयार करें और एक क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। और साथ ही साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप ग्राफिक विधि से सरल करना है। मीन्स सबसे पहले संगत है या असंगत है वो पहले जांच कर लीजिए। जांच करने के बाद इसका एक ग्राफ बना दीजिए आप, और ग्राफ के अंदर कुछ पॉइंट्स भी पूछे जा सकता है, जैसे अगले क्वेश्चन के अंदर इसमें पॉइंट पूछे हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, हलों की प्रकृति बताइए, ठीक है। कहा गया, एक मिनट मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ। तो एक इसके अंदर से 2 क्वेश्चन कर लीजिए, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए आप, और एक क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नीचे आ जाते हैं हम, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को आलेखी विधि से सरल कीजिए। आलेखी विधि वही ग्राफी विधि है दोस्तों, ठीक है। उन बिंदुओं का निर्देशांक भी लिखिए जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें से भी आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न जो इसका लास्ट प्रश्न है, उसके अंदर हमें क्या करना है, थोड़ा, ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं बीच में आ रहा हूँ, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ। चलो, मैं हो गया छोटा, दिखाई दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको, हाँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन तो नहीं है, बोल सकता मैं, सबके लिए ही है, सारे बच्चे कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को आलेखी विधि से सरल करना है, और y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात करने और त्रिभुज वाले क्षेत्रफल जो होगा उसको छायांकित भी करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके ग्राफ का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन 3 के, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 के मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने, और क्वेश्चन नंबर 4 इसको आपको करना है। तो ये 3 प्रश्न ये हो गए, ऊपर के 2 प्रश्न, 5 प्रश्न कर लीजिए 4.1 में से। तो आपके अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज ये जो 4.1 है चौथे प्रश्नावली दोस्तों, ये है कुल मिला के आपके 5 अंकों की। कितने अंकों की है, 5 अंकों की प्रश्नावली है। तो दैट्स वाई आप इसको अच्छे से कवर कर लें 4.1 को, ठीक है। तो 4.1 को कवर करने के बाद में लास्ट, इसके बाद जो हमारी प्रश्नावली आती है, ठीक है, वो देख लेते हैं हम कौन सी आने वाली है। जस्ट ए मिनट, ब्राइटनेस ऊपर नीचे हो जाती है भैया, तुम क्यों कर रहे हो ऊपर नीचे, हाँ, जस्ट ए मिनट, कोई नहीं, ब्राइटनेस से भैया ऊपर नीचे होती रहती है। अब आते हैं प्रश्नावली 4.2 की। तो 4.2 भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 4.2 के अंदर से एक क्वेश्चन आपके अथवा में आने की संभावना है। आलेखी विधि के अंदर 2 प्रश्न आएंगे आपके ग्राफ से संबंधित, जिसमें एक अथवा में होगा, मीन्स दोनों प्रश्न होंगे, बीच में अथवा लगा हुआ होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक प्रश्न करना होगा। तो आप अगर इसको, इससे पहले वाली है मीन्स 4.1 के लास्ट के 3 प्रश्न अच्छे तैयार कर लेते हैं तो आपका सारा मैटर यही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको ये प्रश्न देखना है 4.2, तो 4.2 के लिए आपको 2 प्रश्न बताऊंगा जिनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक क्वेश्चन नंबर आप ले लीजिए 4 को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, और एक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड का सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो सिंपली बताऊंगा मैं आपको, x = ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है। ये 3 प्रश्न आप 4.2 में से कर लीजिए, आपके अंक कोई नहीं काट सकता, ठीक है। आपके अंक अब तक, यानी कहने का मतलब चौथी प्रश्नावली के आपके जो पूरे 5 अंक है वो आपके आकर रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 5 की। दोस्तों अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 5 की, समांतर श्रेणी से संबंधित। समांतर श्रेणी में कुल मिलाकर आपके जो प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, वो 3 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। और 3 अंकों प्रश्नों के अंदर से आपके कुल मिला के जो इसमें प्रश्नावलियाँ निकलेगी वो दोस्तों प्रश्नमाला हैं, 3 प्रश्नमाला हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, एक फिक्स गैप होता है सबके बीच में, जिसको समांतर माध्य बोलते हैं। जैसे 2, 6, 8, इनमें गैप कितने, 2, 4, 6, 8, 10।
तो इनमें जो अंतर है वो जो सब में कॉमन होगा, ठीक है। 2 का अंतर है, जैसे 2 4 कितने का अंतर हुआ, 2 का अंतर। 4 से 6 के बीच में 2 का अंतर, 6 से 8 के बीच में 2 का अंतर। तो यहाँ पर एक सार्व अंतर वाला फंडा होता है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रथम पद भी पूछ सकता है, बहुत सारे प्रश्नों में सार्व अंतर पूछा जा सकता है, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको nवां पद, n पदों का योग भी ज्ञात करना हो सकता है, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं प्रश्नावली 5.1 पर। तो 5.1 में जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके, ठीक है, वो एक कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं हमारी प्रश्नावली 15.1 पर। अब देखिए दोस्तों 15.2 निकल गई पहले, अरे 15.1 आओ भाई साहब, 15.1 ये देखिए दोस्तों, ये 15.1 है। तो 15.1 के अंदर जो आपको पहला प्रश्न दे रखा है, इसके अंदर निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला पद जो दिख रहा है वो तो आपको बहुत सिंपल सा है, और साथ के साथ इसने क्या पूछ लिया, सार्व अंतर पूछ लिया। तो अगले पद में से पिछला पद आप घटा दोगे तो आपको सार्व अंतर मिल जाएगा, ठीक है। जब इसमें जांच करनी होगी तो देख लीजिए इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 आप अच्छे से तैयार कर लें, एक क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से तैयार कर लें। ये 2 क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो आपको ये वाला टॉपिक आराम से पूछा जा सकता है। मोस्टली छोटा क्वेश्चन आ सकता है, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसमें क्या है, ये देखिए 5.1 तो एक नॉर्मल प्रश्नावली है जो आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लें, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन के अंदर जैसे आपने ले लिया क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर आप ले लीजिए 7। ये 3 प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और 3 प्रश्नों को तैयार करने के बाद में आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ के साथ ही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में जांच करनी है कि वह एपी है या नहीं है। तो एपी की जांच करने के लिए सार्व अंतर को बराबर करना होता है। अगर सभी पदों के अंदर जो सार्व अंतर होगा वो बराबर आ जाता है तो वो एक प्रकार की एपी हो जाती है, ठीक है। मैं कैमरा को एक बार थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर कोई भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप ट्राई कर लें। वैसे तो नॉर्मल है, सारे क्वेश्चन भी ट्राई करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजिली ट्राई हो जाएंगे। आप इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 5 1 दशमलव में ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर लीजिए। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन है, 1-1 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही हम आते हैं हम क्वेश्चन प्रश्नावली 15.2 पर, ठीक है। तो 15.2 आपका एक अच्छी प्रश्नावली है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 15.2 हमारी आ चुकी है। तो 15.2 के अंदर जो पहला प्रश्न है वो एक ज्ञात कीजिए संबंधित है, ठीक है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है 10वां पद, दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें ज्ञात करना है 18वां पद। तो बहुत ईजी, यानी इसके लिए आप कौन सा सूत्र लगा देंगे, an = a + n - 1 × d। इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे तो ईजिली आप कोई सा ही पद ज्ञात कर सकते हैं। ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन में आते हैं, फिर भी आप इसमें से 2 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। 2 क्वेश्चन कौन से ट्राई कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर लो और क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लो। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हल कीजिए। हल कीजिए के अंदर हमें समांतर श्रेणी दे रखी है जिसमें हमें कौन सा पद, यानी पहले प्रश्न के अंदर तो हमें an ज्ञात करना है, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमारे को n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, nवां पद, यानी n, यानी कौन सा पद है, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनमें से आप देखिए कौन सा क्वेश्चन कर लीजिए। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये तो बेसिक है दोस्तों, अभी जो मेन क्वेश्चन है वो तो अभी स्टार्ट होंगे, तो इनको तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जो समीकरण, जो आपके समीकरण, यानी कहने का मतलब है बौद्धिक क्षमता को इंक्रीज करता है, वो प्रश्न कौन कौन से, जो 3 से लेकर 10 तक हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे पूछ लेगा, जैसे तीसरा प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी में छठा पद कितना दे रखा है, 17, छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 तथा 41 है। 40वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 2 पद दे दिए तो 2 समीकरण बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। दोनों समीकरण से अलग करके एक तीसरा क्वेश्चन कर लीजिए आप। एक कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसे ही इसके अंदर से आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मीन्स ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आपको नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन नंबर 6 को नहीं छोड़ना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 9 को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। साथ ही एक क्वेश्चन और देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इसके अंदर आपके समांतर श्रेणी दे रखी है
यदि चारों संख्याओं का योग 50 है, बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, मीन्स यहाँ पर आपको समीकरण बनाने पड़ेंगे और समीकरण बनाने के बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रश्नावली 5.3 की। तो प्रश्नावली 5.3 के अंदर SN मीन्स योग से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, जहाँ पर आपको nवां पद दे रखा होगा या कोई भी आपको चर के मान दे रखे होंगे। कुछ चर के मान जैसे पहला पद सारवंतर दे रखा होगा, n पदों का योग पूछ लेगा। ठीक है, तो अपन 15.3 पर आते हैं दोस्तों। तो 15.3 पर आने से पहले हम एग्जाम्पल 16 को आप अच्छे से ध्यान से देख लें। एग्जाम्पल नंबर 16 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद मीन्स an का मान दे रखा है जो 95 - n दे रखा है। मीन्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो उदाहरण संख्या 16 को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। और अब आपको प्रश्नावली में से कुछ क्वेश्चन बताना देख लेता हूँ मैं एक बार। एग्जाम्पल्स में से आपके कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, क्वेश्चन ठीक है। अब अपन सीधी अपनी प्रश्नावली पर आते हैं। ठीक है, एक तो उदाहरण संख्या 19 भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर उदाहरण संख्या 19 को आप अच्छे से करें। ठीक है, जहाँ पर 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों? जो कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है और दशमलव भिन्न में बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में भी दिख जाएंगे। ठीक है, हम आते हैं अपनी प्रश्नावली पर। तो प्रश्नावली 15.3 तो 5.3 तो 5.3 के अंदर पहला क्वेश्चन नॉर्मल है। यहाँ पे SN का प्रयोग करना है। SN = क्या फॉर्मूला होता है उसका? n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। और एक सूत्र और भी है इसका, SN = n/2 ब्रैकेट a + l। यहाँ पे l क्या हो जाता है? अंतिम पद हो जाता है। उसको भी बहुत सारे क्वेश्चनों में आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, एक क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत जल्दी कर लोगे आप इसको। ठीक है, निम्नलिखित के योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे AP दे रखी दोस्तों। AP को फॉर्म मतलब मीन्स यहाँ पे प्लस करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर हमें अंतिम पद दे रखा है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने अभी दूसरा सूत्र बताया था, जो क्या था? SN = n/2 ब्रैकेट a + अंतिम पद, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। तो वहाँ पर इन दोनों प्रश्नों के अंदर इस सूत्र का प्रयोग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन आप कर लें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है मीन्स यहाँ पर हमें n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन अच्छे से कर लें आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते ही सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाएँ कि उनका योगफल 636 हो? मीन्स यहाँ पे हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए दे रखा है, सारवंतर हम ज्ञात कर लेंगे और मीन्स हमें SN यानी योगफल दिया गया है, मीन्स SN का मान दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से कर लोगे आप इसको। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर से 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए यदि इनका nवां पद दे रखा हो। मीन्स अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिए आप इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को, क्योंकि यहाँ पर आपको पहला पद, दूसरा पद यानी कोई सा भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं और उसके पश्चात हमें 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप अच्छे से तैयार करें। अब आते हैं हम ऐसे क्वेश्चन जिनमें कुछ समीकरण बनाने पड़ेंगे हमारे को। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है एक, तो जैसे हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा क्वेश्चन हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, बस वहाँ पे प्राकृत संख्याओं की बात करी थी या विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने की बात कर रहा है। विषम संख्या क्या होती है दोस्तों? जिनमें अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 को आप अच्छे से तैयार करेंगे और साथ के साथ ही आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को भी तैयार करेंगे। एक तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो गया 8। तो 7 और 8 दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करेंगे, आपका ये प्रश्नावली लगभग कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये अपने लास्ट का स्टेज में बताना है। अब तक की स्टडी जितनी करी वो बहुत अच्छी है आपकी, बट अब लास्ट स्टेज के अंदर हमें किन किन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा है हम उनकी बात कर रहे हैं।
ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रश्नावली, अगली प्रश्नावली, क्योंकि 5.3 प्रश्नावली थी दोस्तों। यहाँ पर 3 प्रश्नावली के अपने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार मैं स्लाइड को गायब कर देता हूँ। तो 5.3 के क्वेश्चन हो चुके हैं। देखते हैं इसके पीछे विविध प्रश्नावली आ चुकी है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली यानी अध्याय 6 की। तो अध्याय 6 के अंदर दोस्तों ये है हमारा त्रिकोणमिति अनुपात। और त्रिकोणमिति अनुपात जो है दोस्तों, ये कुल मिलाकर हमारे इसके 3 अध्याय हैं। एक तो त्रिकोणमिति अनुपात है, इसके बाद 7th आएगा जो त्रिकोणमिति सर्वसमीका है, 8th है जो ऊंचाई तथा दूरी से संबंधित है। तो ये तीनों मिलाकर 11 नंबर की प्रश्नावली है दोस्तों। यानी अगर मैं बात करूँ इस खंड की, यानी ये इकाई 5 है और इकाई 5 के कुल मिलाकर 11 अंकों के प्रश्न आपके परीक्षा में मिलते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात इसकी केवल एक प्रश्नावली है दोस्तों। इसके अंदर हमें साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट कुल मिलाकर 6 अनुपात होते हैं जो भुजाओं के अनुपात हैं। और साथ के साथ ही हमें ये सारणी अच्छे से तैयार करनी है दोस्तों। ठीक है, ये सारणी आपके 0 से लेकर 90 डिग्री तक के लिए बनाई गई है, जिसमें साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट इन सब के मान दिए गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा बुक के अंदर लास्ट के अंदर ये मिसप्रिंट है, सिग्मा नहीं है दोस्तों। ये जो सिंबल लगा रखा है इसको सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर थीटा आएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पर हुआ है। तो हमें सारणी अच्छे से याद होनी चाहिए। और सारणी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप केवल और केवल ये 5 मान याद करें साइन थीटा के। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इससे ही आपकी पूरी सारणी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी प्रश्नावली पर। तो प्रश्नावली के अंदर जो आपके क्वेश्चन दिखाई देंगे दोस्तों, ये रहे 6.1। 6.1 के अंदर हमें पहला प्रश्न दिया है, जिसके अंदर ऊपर लिखा गया निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें सारणी से जो भी हमने मान याद किए हैं वो यहाँ पर प्रयुक्त करने हैं। तो बहुत इजी प्रश्नावली है दोस्तों। बस आपके जोड़ बाकी और जो एलसीएम वगैरह है वो निकालना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिए। ठीक है, यानी 3 प्रश्न अपने लिए 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, 13 ये भी इंपॉर्टेंट में है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर x का मान ज्ञात करना है। मोस्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम के अंदर जहाँ पे x का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर से आप क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से तैयार कर लें दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मीन्स 11वां क्वेश्चन नंबर 11 का पहला और 11 का तीसरा, वो अच्छे से तैयार कर लें। साथ के साथ ही दोस्तों सिद्ध कीजिए वाला प्रश्न आपके कम से कम 3 अंकों में एग्जाम में पूछा जाता है। तो हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन लिया जाए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 को आप अच्छे से तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सब लोग अपनी बुक वगैरह साथ में लेकर बैठें ताकि आप अच्छे से टिक कर सकें इनको। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। अब देखिए अगली स्लाइड पर आते हैं। तो यहाँ पर भी कुल मिला के इस प्रश्नावली के अंदर 22 प्रश्न है। तो सिद्ध कीजिए के अंदर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। साथ के साथ ही क्वेश्चन नंबर 21 का जो तीसरा है, तीसरा और पहला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, इनको टिक कर लीजिए आप। और क्वेश्चन नंबर 18, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। अगर आपने जो क्वेश्चन मैंने टिक करवाए दोस्तों उनको आप अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो आपके त्रिकोणमिति से संबंधित कोई समस्या नहीं आने वाली। और अगर साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट इनके आपको सारणी के मान याद हो गए तो दोस्तों आप इनको इजीली फाइंड कर सकते हैं और सारे मान आपको आसानी से हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत इजी प्रश्नावली है त्रिकोणमिति की। और इसमें से आपके कम से कम 3 अंक के प्रश्न तो पूछे जाते हैं। 3 से 4 अंक का मार्जिन हम रखते हैं। कुल मिला के त्रिकोणमिति जो इकाई है वो कुल मिला के 11 अंकों की है। और इसमें से ये अकेला जो एक प्रश्नावली जो दे रखी है वो कम से कम 3 से लेकर 4 अंक अपने कंटेन करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगली प्रश्नावली पर। तो अगले अध्याय जो है त्रिकोणमिति सर्वसमीका। त्रिकोणमिति सर्वसमीका, इसमें कुल मिला के 3 सर्वसमीकाएँ होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है दोस्तों? एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। सेकंड हो जाती है, देखिए यहाँ पर 3 सर्वसमीका हमने लिख रखी है। ठीक है, ये देखिए स्लाइड के अंदर, बुक के अंदर। एक पहली सर्वसमीका हो जाएगी हमने अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरी सर्वसमीका हो जाएगी हमारी टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका जो हमारे नेक्स्ट पेज पर है जो दे रखी दोस्तों क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सभी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है दोस्तों। तीनों सर्वसमीका आपको याद है
और जब इन्हें एक तरफ एक दूसरे की तरफ पक्षांतरित करते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इनका घुमा फिरा कर आपको मान रखना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्नावली में से आपके सत्यापित करने वाले प्रश्न बहुतायत पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर आपके त्रिकोणमिति सरसमयिका की बात करें तो कुल मिलाकर 2 प्रश्नावली है दोस्तों। तो अपन आते हैं प्रश्नावली 7 पॉइंट यानी प्रश्नमाला 7.1 पर। ठीक है, तो प्रश्नमाला 7.1 देखते हैं। इनमें आपके मोस्टली क्वेश्चन सत्यापित करने वाले ही मिलेंगे आपको। ठीक है, मैं इसको स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ, अपने स्लाइड पर आ जाते हैं। कहाँ गया, ये देखिए दोस्तों, ये होगी हमारी प्रश्नमाला 7.1। तो इसमें से एक प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है कि छोटा प्रश्न आ सकता है इसमें से, जिसमें से आपको साइन कोस टेन किसी का भी एक का मान दे देगा और अन्य का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात हो साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा को कोट थीटा के रूप में व्यक्त करना है, यानी कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, व्यक्त करके लिखना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और साथ के साथ ही अगर छोटे प्रश्नों की बात करें जो 2 अंकों के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र के अंदर, तो उनमें से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपके टिक करवा देता हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है दोस्तों यहाँ पे आपका, एक तो क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन नंबर 6 और एक प्रश्न और है इसके अंदर दोस्तों, एक जस्ट मिनट मुझे ध्यान से देखने दो। फिर है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनको आपको, और एक क्वेश्चन नंबर 16। तो इसके अंदर मैंने आपको सत्यापित करने के अंदर कुल मिला के 4 प्रश्न बताया दोस्तों। 4 प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम, 18 प्रश्न हो गए दोस्तों, और इसके कुछ प्रश्न पीछे और दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से देखा जाए तो कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पर आपके, एक तो प्रश्न संख्या 27, ध्यान से देखना दोस्तों, प्रश्न संख्या 27 को आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा ये, क्योंकि इसके अंदर कुल मिला के 3 पद हैं, यानी 2 बराबर आ रखे हैं। ठीक है, जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यानी 2 पद यहाँ पर आ गए। बराबर 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फिर बराबर का चिन्ह आ गया दोस्तों यहाँ पर। तो कुल मिला के इस प्रश्न के अंदर 2 बराबर है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इसमें से जब ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों, कुल मिला के 3 अंकों का प्रश्न आ सकता है। और साथ के साथ ही दोस्तों आपको एक प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है दोस्तों, अच्छे से तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 28। तो कुल मिला के प्रत्येक प्रश्नावली में से आपको हम 4 या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। बहुत सारी प्रश्नावली ऐसी भी है प्रश्नमाला जिनमें हमने 1-2 प्रश्न ही बताए हैं आपको इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी अगली प्रश्नावली में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगली प्रश्नावली पर, जिसमें हम बात करेंगे जहाँ पर हम कुछ सरसमीकाएँ और हैं जो 90 माइनस थीटा से रिलेटेड है। मैं आपको सूत्र दिखा देता हूँ सारे के सारे। ये सूत्र दिखाई दे रहे हैं आपको सामने, जहाँ पर हम उक्त समीकरणों की तुलना करने पर, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर 6 संबंध आपको दिए हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। फिर इसी का ही अपोजिट कर दोगे आप, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और साथ ही साथ ही कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इन 6 संबंधों से संबंधित प्रश्नावली है अगली, जिससे आपके 2 या 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो वो प्रश्न कौन कौन से हैं आपको मैं टिक करवा देता हूं दोस्तों। ठीक है, प्रश्नावली पर आते हैं हम। तो प्रश्नावली जो है आपकी प्रश्नमाला 7.2, इसमें बात की जाए तो कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो वो मैं आपको टिक करवा देता हूँ। एक बार मैं नज़रबार कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत छोटे प्रश्न में है, यानी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, जहाँ पर हम 90 माइनस थीटा वाले संबंधों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न में से एक प्रश्न कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 3 कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा आप कर लेते हैं तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अंश बटा हर के अंदर भी है और साथ के साथ माइनस वाला संबंध भी है यहाँ पे, यानी साइन 36 अपॉन कोस 54 माइनस साइन 54 डिग्री अपॉन कोस 36 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको करने के और इसके अलावा कोई दूसरा प्रश्न भी आता तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 3 को करने के बाद बाकी छोटे प्रश्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छे से तैयार कर लें। साथ के साथ ही हम बात करते हैं
प्रश्न संख्या 5 के अंदर, जस्ट ए मिनट, प्रश्न संख्या 5 में क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर 10 5 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 65 डिग्री, 10 85 डिग्री, कुल मिला के सारे गुणा में दिए हैं और इनका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हम आते हैं अगले के अंदर। तो यह देखिए दोस्तों, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए में से आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 कौन कौन से, तो क्वेश्चन नंबर आपको 10 अच्छे से तैयार करना है और एक क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे से तैयार करना है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने टिक करवाए हैं उससे आपको त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, इनसे संबंधित सभी प्रश्न आपसे बहुत आसानी से सरल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आपके अध्याय 8 की। तो अध्याय 8 के अंदर ऊंचाई और दूरी से संबंधित है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, इससे पहले के अंदर से अगर हम बात करें तो तीन मीन्स छठा चैप्टर में से छठे पार्ट में से 3 अंकों का प्रश्न एवरेज मानते हैं अपन, और 7वें पार्ट में से 3 नंबर, और 8वें पार्ट में से कुल मिला के आपको 5 अंक या 4 अंकों का प्रश्न मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, और ये एक बड़ा क्वेश्चन है, और आपके पेपर के अंदर सबसे लास्ट पार्ट के अंदर जो सबसे बड़े क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपको इसका ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो वो प्रश्न किस प्रकार हो सकते हैं, यहाँ पे उन्नयन कोण और अवनमन कोण वाला फंडा काम करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्नावली पर। तो इसके अंदर दोस्तों केवल 2 प्रश्नावलियाँ हैं, सॉरी यहाँ पे ऊंचाई और दूरी के अंदर केवल एक ही प्रश्नावली है जो है विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली ही इसमें दी गई है। तो हम अपनी विविध प्रश्नावली पर आते हैं, उनमें आपको टिक करवा देते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स में देख देते हैं। एग्जाम्पल के अंदर एक ये मीनार वाला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन है ये बता देता हूँ मैं। उदाहरण संख्या 5, ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर 8वीं प्रश्नावली के अंदर उदाहरण संख्या 5 को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। ये एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक कार चल रही है और मीनार की ओर चलने पर उसका कोण बदल जाता है और हमें कार की चाल ज्ञात करनी है। तो दूरी तथा चाल जो चैप्टर आपके छोटी क्लासेस में आए थे और साइंस के अंदर 9th क्लास के अंदर ये चैप्टर आया था आपका, उससे संबंधित क्वेश्चन है। चाल और गति से संबंधित, मैं चाल और गति का भी इसके अंदर आपको फंडा डाल दिया। तो एक तरीके से थोड़ा सा एवरेज बच्चों के लिए, मीन्स जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड रहेगा, और जो वीक स्टूडेंट है अगर इसको नहीं करना चाहते तो इसको छोड़ दो, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके 4 अंक पक्के हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। साथ के साथ ही मैं बात करता हूँ, एक उदाहरण संख्या 4 भी एक इम्पोर्टेंट है, बट PQ ठीक है। यहाँ पर एक पेड़ के संबंध में दिया गया, चलो इसको मैं इम्पोर्टेंट टिक नहीं लगवा रहा, इससे संबंधित को दूसरा क्वेश्चन मैं आपको टिक करवा दूँगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, उदाहरण देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अभी तक तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं दिखा मुझे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत टिपिकल है, उदाहरण संख्या 8, जिसमें आपको सारे अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आपको अक्षर की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो आपके लिए वैसे भी हार्ड हो जाता है। वैसे इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत कम है। क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, और बच्चों की अगर बौद्धिक क्षमता की बात करें तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो जो होशियार स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट हैं, और जो 100 नंबर की अगर उम्मीद कर रहे हैं तो दोस्तों उदाहरण संख्या 8 को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर ओनली जो होशियार स्टूडेंट्स हैं, जो 100 में से 100 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विविध प्रश्नावली के अंदर यहाँ पे दोस्तों छोटे प्रश्न में से अपन बात करते हैं तो छोटे प्रश्न तो इसके नहीं पूछे जाएंगे, इसका एक बड़ा प्रश्न ही पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे छोड़ते हैं हम। ठीक है, तो क्योंकि इसमें से छोटे क्वेश्चंस आने की संभावना कम है इस प्रश्नावली में से, इस प्रश्नावली से एक बड़ा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12 के अंदर एक पेड़ टूट जाता है, पेड़ टूटने के बाद धरती को टच करने लग जाता है, तो इसके अंदर एक कोण बन जाएगा। जैसे पेड़ था, पेड़ जैसे टूटा तो टूटने के बाद ये धरती पर स्पर्श कर जाएगा, यानी एक सिरा तो इसका सीधा है और दूसरा इसका बैंड हो जाएगा। तो हमें इसकी कुल ऊंचाई ज्ञात करनी होगी वृक्ष की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए दोस्तों, एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी स्थान पर, यानी उस स्थान का जहाँ से वो
कोण मापा गया उसका उन्नयन कोण कितनी डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप अच्छे से तैयार करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रश्नावली में से है, और कुछ क्वेश्चन हैं जो इसके पीछे हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चन टिक लगवाऊंगा, उन 2 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। तो एक तो हो गया दोस्तों आपके प्रश्न संख्या सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 तो है ही आपके लिए इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 3 क्वेश्चन लगवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। 3 क्वेश्चन कौन कौन से, एक तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 को आप टिक कर लीजिए। साथ के साथ ही हम आते हैं ये क्वेश्चन कहा गया दोस्तों, एक क्वेश्चन था यहाँ पर ये रहा, ठीक है। एक ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को भी आप टिक कर लीजिए। और साथ के साथ ही एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी ना छोड़ें इनको, इन 3 क्वेश्चनों को तो अच्छे से तैयार करें आप, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में से मैंने आपको 5 या 6 क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों, और ये सारे के सारे आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से यानी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से कवर करें आप, ठीक है दोस्तों। जस्ट ए मिनट, ये पहुँचे क्यों हो रहे भैया, चलो ठीक है। तो अरे 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 जस्ट ए मिनट, मैं इसको स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। आपके बराबर आ चुका हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगली प्रश्नावली की, जो इकाई संख्या 6 है, जो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपके कुछ सूत्र हैं जो कॉमन रहेंगे, ठीक है। जैसे दूरी का सूत्र है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरे का रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम दूरी ज्ञात करते हैं, तो दूरी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। साथ के साथ ही एक प्रश्न होता है जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित, तो ये दोनों क्वेश्चन ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दोनों से संबंधित आपको मैं प्रश्न बता देता हूँ। यहाँ पर जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें कुल मिलाकर 2 प्रश्नावलियाँ हैं दोस्तों। तो हम निकाल लेते हैं पहली प्रश्नावली, तो प्रश्नावली 9.1। अब देखिए 9.1 के अंदर पहला प्रश्न तो बच्चों वाला दिया है, जहाँ पे हमें PQRS के निर्देशांक निकालने हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आप बड़े हो चुके हो, ठीक है। हाँ, पेरेंट्स के लिए तो आप अभी छोटे हो, टीचर्स के लिए भी छोटे हो, बट बड़े हो चुके हो ठीक है। कुछ नहीं, 2-3 साल बाद आपका ब्याह भी करवा देंगे। चलो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमें एक चतुर्भुज बनाना है। यदि उसका शीर्ष दे रखे हैं आपको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शीर्ष दे रखे हैं, शीर्ष देने के बाद आपको त्रिभुज का प्रकार बताना है कि त्रिभुज किस प्रकार का है। तो ये क्वेश्चन के लिए आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा पानी पीना पड़ा, तो पानी पी लेते हैं, बहुत देर हो गई चिल्लाते हो। आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताते बताते हमने अपनी चिंता ही नहीं करी दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो हमारा जलपान हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष से संबंधित वर्ग के शीर्ष हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ मैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4 बिंदु दे रखे हैं और बताना है कि ये वर्ग के शीर्ष है या नहीं है। तो जैसा हमने इससे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताया था, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप अच्छे से तैयार करें। साथ के साथ ही यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे को के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? के का मान हमें ज्ञात करना है। यदि बिंदु 3 के और के 5 से बिंदु 0,2 की दूरियाँ समान है, यानी दूरी सूत्र से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे जिनकी समान दूरियाँ हैं उनसे हम 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे और समीकरणों को सरल करने के बाद हमें के का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ के साथ ही एक क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1, -2,7 और 3,3 संरेख है। संरेख का मतलब ये है कि ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होने चाहिए। तो सीधी रेखा में होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तीनों बिंदुओं को आप ऐसे रफली, ठीक है, तीनों बिंदुओं को एक आपका कॉपी के पेज के अंदर एक रफ डायग्राम बनाएं जिसके अंदर आप इन तीनों बिंदुओं को संरेखित कर दें कि ये कहाँ पाए जाएंगे। फिर इसमें क्या करना है आपको, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ABC, ये 3 बिंदु आपको प्राप्त होते हैं। जस्ट ए मिनट। तो ये 3 बिंदु जब मिलते हैं तो यहाँ पे एक संबंध आपको स्थापित करना होगा, AC = AB + BC। ध्यान रखें दोस्तों, ये बड़ा वाला जो सिरा है, A से लेकर C तक की जो दूरी है,
वो किसके बराबर होगी, ए बी प्लस बी सी के बराबर होगी। वो हमें सत्यापित करना पड़ेगा, दूरी सूत्र का हमें यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसके अगली प्रश्नावली की। तो इसके अंदर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके अगली प्रश्नावली के अंदर, जिसमें आपको ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। एक बड़ा प्रश्न इसमें से जरूर आने वाला है इस प्रश्नावली से संबंधित। तो देखिए प्रश्नमाला 9.2 जिसमें दे रखा है, पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं टिक लगा रहा हूँ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटता है। एक तरीके से अनुपात की बात की जाए तो 2 अनुपात, जैसे एक को हम m बोल सकते हैं, एक को n बोल सकते हैं, उससे संबंधित प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ के साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 को निश्चित कीजिए वो मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 को अंत्य विभाजित। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर बाह्य विभाजित और अंत्य विभाजित से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अंत्य विभाजित से संबंधित है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बाह्य विभाजन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है दोस्तों। इन दो प्रश्नों को तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है, समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। और दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो एक तो आपका क्वेश्चन नंबर, जस्ट ए मिनट, एक क्वेश्चन नंबर 8 को आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, और साथ के साथ ही दोस्तों एक है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर तो 4:7 में विभाजित कर रहा है और जो बिंदु है वो बाहर है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, उनको मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और इसी के साथ ही एक क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स को करना है, या मैं कह देता हूँ कि ये जिनको मोर देन 90 मार्क्स ग्रो करने हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 12 को तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 वह अनुपात ज्ञात करना है जबकि बिंदु -3, P बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंतः विभाजित करता है तथा P का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने वाला मीन्स कोई भी एक आपको अचर मान दे दे, कोई थ्योरी दे दे और थ्योरी के अंदर आपको अचर ज्ञात करना हो तो वो वैसे भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम अध्याय 10 की। तो अध्याय 10 जो है दोस्तों वो है बिंदु पथ से संबंधित, ठीक है, वृत्त से संबंधित प्रश्नावली है ये, ठीक है। तो हम आ जाते हैं हमारी 10वीं प्रश्नावली पर। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि परिधि होती क्या है। तो परिधि संबंधित सूत्र, देखो बेसिक कंसेप्ट आपके सारे क्लियर होने चाहिए। जीवा किसे कहते हैं, वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या को किससे इंगित किया जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, सम दुरुस्त रखते हुए। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर कुल मिला के आपके बिंदु पद में 2 प्रश्नावलियाँ हैं। तो हम प्रश्नावली 10.1 पर आ जाते हैं दोस्तों। 10.1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे 10.1, जस्ट ए मिनट, इसमें संगामी रेखाएं वगैरह इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दर्शान के उदाहरण, भाई साहब उदाहरण दोगे, प्रश्नावली भी दिखाओगे, है ना। आप ये सोच रहे होंगे सर प्रश्न आपसे तो ये प्रश्नावली निकल जाती है, पूरी बुक है मेरे हाथ में, ठीक है, धीरे धीरे आएगा सामने। कभी कभार लो 10.2 तक पहुंच गए, इतना आगे भाग गए हम। चलो 10.2 मीन्स कहीं ना कहीं नीचे ही होने वाली है, ठीक है। देख लेते हैं 10.9 सॉरी 10.1, अपन भी नोट ढूंढ रहे तो मिलेगा कहाँ से। मैं तो 10.1 ढूंढी, ये रही दोस्तों, ये गई हमसे छिप रही थी, कब तक जाएगी बच के। अब देखिए दोस्तों 10.1 जिसमें से मोस्टली आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो देखिए जो प्रश्नावली 10 है वो कुल मिलाकर आपके, देखिए अब जो इकाई चल रही है इकाई 4, जिसके अंदर बिंदु पथ है, समरूपता से संबंधित प्रश्न है, वृत्त से संबंधित है, वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न है, और साथ के साथ ही रचना है। कहने का मतलब ये पूरी की पूरी ज्यामिति है, ठीक है। और इसके बाद में क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्नावली के अंदर
10.1 कुल मिला के इसके अंदर से आपसे 3 से लेकर 4 अंकों के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न तो प्रश्नमाला 10.1 से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर से जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर हमें सत्य और असत्य का कथन बताना है और साथ के साथ ही हमें औचित्य भी देना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को तो क्वेश्चन नंबर 1 के तो सभी प्रश्नों को आप कर लीजिए दोस्तों। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है, और साथ के साथ ही और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर आकृति 10.8 जो आपको पीछे दे रखी होगी वेनिस्ट ए बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप टिक कर लीजिए। ठीक है, और साथ के साथ ही हम बात करते हैं 10.1 के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए इसके पीछे देख लेते हैं प्रश्नावली में और कुछ क्वेश्चन है क्या हमारे पास। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें डायग्राम दे दिए दोस्तों। तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए दोस्तों। जैसे एक तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम अगली प्रश्नावली पर। तो अगली प्रश्नावली जो है वो है 10.2। तो 10.2 के अंदर जो हमसे हमारे मतलब कब से सामने आ रही थी। ठीक है, तो एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा दोस्तों। यानी 10.1 के लास्ट में से कोई भी एक क्वेश्चन सत्यापित करने के लिए पूछा जा सकता है और साथ ही साथ 10.2 में से आपके एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो प्रश्नमाला 10.2 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो कौन कौन से हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें जो क्वेश्चन मध्यिका से संबंधित है, माध्यिका जिसे कहते हैं हम। ठीक है, जिसमें सिद्ध करना है 4ab + be + cf ग्रेटर देन 3 ब्रैकेट ab + bc + c है। और साथ के साथ ही एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 8। मीन्स यहाँ पर इस 10वीं प्रश्नावली के अंदर से प्रश्नमाला 10.1 के जो लास्ट के क्वेश्चन जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टिक कराए हैं वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उनमें क्या है दोस्तों, उनमें दे रखे हैं आपको डायग्राम, और डायग्राम से संबंधित प्रश्न तो वैसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो डायग्राम्स वहाँ पे दे रखे हैं। अरे मैं फिर ऊपर चला गया क्या, जस्ट ए मिनट दोस्तों। ओके ठीक है, तो 10.1 को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। 10.2 के जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको टिक कराए हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 8, दोनों को अच्छे से तैयार करना है आपको। अब आते हैं हम अगली प्रश्नावली पर जो है 11वीं प्रश्नावली। तो 11वीं प्रश्नावली जो है समरूपता से संबंधित, मीन्स समरूपता और सर्वांग समता। जैसा कि आपको डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको वृत्त, आयत और समबाहु त्रिभुज तीनों आकृति दिखा रखी है, जिसके अंदर से आपको 4 डायग्राम सबके दे रखे हैं, जिनमें से आप ये सभी जो आकृतियाँ वो कैसी है, परस्पर समरूप है, जो एक जैसी दिखाई देती है। हाँ, वो छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, परंतु उनका रूप कैसा है, समान है। मीन्स सभी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, सभी भुजाओं का अनुपात उनका एक समान होता है, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इन्हें हम समरूप आकृतियाँ बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपन मोबाइल्स वगैरह इनके अंदर किसी फ़ोटो को अपन जूम करते हैं तो कहने वाला अगर आप मेरी फ़ोटो को अगर जूम करते हो तो रहूँगा तो मैं ही, सीपी सर ही रहने वाले हैं और कोई दूसरे सर आ जाएंगे क्या, ऐसा थोड़ी है कोई सलमान खान आ जाएगा, नहीं ना, रह गए तो सीपी सर ही। तो ये समरूप रहेगी, आप फ़ोटो छोटी रहे या फ़ोटो बड़ी रहे, तो वो समरूपता का एक एग्जाम्पल है। जहाँ पे सामने एक फ़ोटो दे रखी है, ठीक है, हमारे महान गणितज्ञ की फ़ोटो है वो। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए दोस्तों 11.1 के अंदर कुछ छोटे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं, 1 अंक का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, जिनमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को तो अच्छी तरह तैयार करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छे से तैयार करना है। ये सारी स्टेटमेंट आपको अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेटे थोड़ा अकड़ जाता ना शरीर। चलो ठीक है, तो 11.1 आपको अच्छे से कवर करनी है। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको अच्छे से तैयार करना है, इससे आपके छोटा प्रश्न पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके अन्य प्रश्नों की। ठीक है, जो 11.2 में दे रखे हैं दोस्तों, 11.2 आपके लिए वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सत्यापित करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो दृष्टांत उदाहरण हो गए। 11.2 पर आ जाते हैं हम। देखिए 11.2 के एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो एग्जाम्पल नंबर 5 दिखाई दे रहा है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 5 को आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से एक 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन निकल कर आने वाला है आपका। क्योंकि सत्यापित, देखिए त्रिभुज हो, वृत्त हो, समरूपता से संबंधित हो, तो इनका एक बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा।
ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार करें आप। ठीक है, एक तो उदाहरण हो गया, उदाहरण संख्या 5, और साथ के साथ ही अब आ जाते हैं हम प्रश्नावली पर। तो प्रश्नावली के अंदर दोस्तों हम बात करते हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 एक छोटा सा न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है, जिसमें आपको कोई मान दे रखा हो। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब दो आकृतियाँ परस्पर अगर समरूप होगी तो उनकी भुजाओं के अनुपात भी कैसे होंगे, बराबर। इस प्रमेय का उपयोग कर कर हमें ये इन सभी प्रश्नों को सरल करना है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक तो क्वेश्चन नंबर जो आपको दो दिखाई दे रहा है, 2 में से आपके एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक रहती है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों, एक तो क्वेश्चन आपके ले लो 2.8 वाला दोस्तों, और एक ले लो आपका क्वेश्चन नंबर 1। इनको आपको अच्छे सरल करना है। मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और तीसरा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके अन्य प्रश्नों पर। तो अन्य प्रश्न में जो डायग्राम है, क्योंकि एक प्रश्न इसमें से ज़रूर बड़ा मिलने वाला है जो अथवा की फॉर्म में आएगा आपके। ठीक है, 2 आकृतियाँ दे रखी होगी और उनमें कोई ना कोई मान हमें सत्यापित करना होगा। तो इसके लिए ये चॉइस रहती है हमारे पास में कि हम 2 में से कोई भी एक प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक तो क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को टिक कर लीजिए आप। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ ही दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पर आपको समलम चतुर्भुज का फंडा दे रखा है, साथ के साथ ही 10वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को टिक कर लीजिए, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो इसके बाद जो अगली प्रश्नावली है, जो कौन सी है, जिसमें आपके प्रमेय बहुतायत प्रमेय का प्रयोग किया गया है, जिसमें आपके ट्रिपल है, समरूपता, सर्वांग समता। ठीक है, 2 चीज़ें। अब देखो, अब तक हम समरूपता की बात कर रहे थे, अब सर्वांग समता वाली चीज़ भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोण वगैरह निकालने होंगे हमारे को, SAS वगैरह, इन सबसे संबंधित प्रश्न होंगे। तो इन प्रश्नों को आपको आवश्यक रूप से करना है। ठीक है, हम आ जाते हैं प्रश्नावली 11.3 पर। तो 11.3 के अंदर दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम बात करें तो, और पीछे देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा डायग्राम से रिलेटेड है, जहाँ पर समरूपता, देखिए दोस्तों इसमें से डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, अब आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपके। 3 प्रश्न इसमें टिक कराऊंगा दोस्तों, तीनों प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। एक तो हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से तैयार कर लें। एक डायग्राम वाला क्वेश्चन जरूर आएगा जो अथवा के फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 9 तो सिंपल ही है दोस्तों। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, मैंने इसको टिक कर दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14, जिसे आपको कंठस्थ करना है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। और साथ के साथ ही एक क्वेश्चन नंबर 15। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 को तो आप भूल कर भी मत छोड़ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जहाँ पर आपको EX/BE बराबर 1:3, जिसका हमें अनुपात सिद्ध करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगली प्रश्नावली पर। ठीक है, व्रत से संबंधित कुल मिलाकर यहाँ पे समरूपता की 4 प्रश्नावली है, तो एक प्रश्नावली और बाकी है दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्नावली और निकालते हैं इसकी। एक प्रश्नावली देखिए दोस्तों कहाँ है, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समावेश कर रहे हैं यहाँ पर। मैं ये नहीं चाहता कि आपके कोई भी एक भी प्रश्न इसमें से मिस हो जाए। अगर एक भी क्वेश्चन मिस हो जाता है दोस्तों तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 11.4 जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, इसमें से प्रश्न एग्जाम में आना ही आना है। एक प्रश्न मिलेगा जो आपके कुल मिला के 4 अंकों का प्रश्न होगा, यानी 11.3 और 11.4 में से एक प्रश्न आपको अथवा में मिलेगा। मीन्स कहने वाला एक प्रश्न होगा, मीन्स 2 प्रश्न होंगे टोटल और दोनों अथवा में रहेंगे। दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा वो आपको अच्छे से तैयार करना है। और एक क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और साथ के साथ और कुछ क्वेश्चनों की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में आपके संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको सिर्फ कथन दिया है, ना कोई मान दिया, ना कुछ दिया, तो दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम अगली प्रश्नमाला पर। ठीक है, अगली जो प्रश्नावली है दोस्तों वो है हमारी व्रत से संबंधित, जिसमें इसके व्रत के भाग होंगे, मीन्स जीवा द्वारा बंटने वाले भाग, जीवाखंड, अर्धव्रत, ठीक है, त्रिज्याखंड, मीन्स एक तो हो जाएगा व्रतखंड, जीवा, व्यास, इनके बारे में अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इनमें से मोस्टली आपके छोटे प्रश्न, एक क्वेश्चन तो एक छोटा क्वेश्चन आएगा जो एक अंक का होगा। ठीक है, तो आप खाली स्थान भरिए वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, मोस्टली एग्जाम में आपका खाली स्थान तो नहीं देगा, फिर भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा। तो पहला प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लें, इसमें से एक छोटा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके अगले प्रश्नों की। अन्य जो प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, मतलब मुझे लगता है 12.1 को आप कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन भी हैं, सत्य और असत्य वाले, और खाली स्थान को भरिए। दैट्स वाई इस प्रश्नावली को आप पूरा कर लें, ज़्यादा समय जाया नहीं होगा, केवल 10 मिनट के अंदर आप इस प्रश्नावली को अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी अगली प्रश्नावली पर। तो अगली प्रश्नावली इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में से, क्योंकि उसमें से बड़ा क्वेश्चन निकल कर सामने आता है, क्योंकि इसमें सारी मतलब 3 बिंदु से निकलने वाला व्रत, ठीक है, केंद्र से जीवा पर लंब, ठीक है, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रमेय हैं दोस्तों। सभी प्रमेय को अच्छे से तैयार करनी है आपको। ध्यान रहे दोस्तों, प्रमेय मीन्स इससे पहले जो 11वीं प्रश्नावली है उसके भी प्रमेय आपको अच्छे से तैयार करने हैं, और 12वीं प्रश्नावली के भी प्रमेय आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, अब इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ, ठीक है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, पहले प्रश्नावली निकाल लेते हैं अपन। दृष्टांतीय उदाहरण हो गए दोस्तों। तो दृष्टांतीय उदाहरण के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन, उदाहरण संख्या 4, ध्यान रहे दोस्तों, उदाहरण संख्या 4 आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिए, उदाहरण संख्या 4। ठीक है, अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रश्नमाला में हमारे, ठीक है, उनकी बात करते हैं। साथ के साथ ही दोस्तों उदाहरण संख्या 6 क्वेश्चन, उदाहरण संख्या 4 और उदाहरण संख्या 6 ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी प्रश्नमाला 12.2 पर। ठीक है, तो 12.2 के अंदर स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन तो आपको सत्य असत्य वाले हैं, नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। अब आ जाते हैं हम इसके अंदर प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से, एक तो प्रश्न संख्या 4 और एक प्रश्न संख्या 5। ठीक है, अच्छे से कवर करेंगे इसको आप। और अन्य प्रश्न पर आते हैं, तो अन्य प्रश्न के अंदर आपके एक क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन ले लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 10।